हेलो एवरीवन। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फाइन। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, वैसे आज हम लोग इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे। फाइन। तो इकोनॉमिक्स में आपके दो बुक है। पहला बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरा बुक है आपका नेशनल इनकम। दूसरा बुक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में दो बुक, जैसे आप लोगों को क्लास 11th में थे कि 11th में भी दो बुक थे आपके। एक था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स MI और दूसरा था आपका स्टैट्स। और इस बार आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स है और एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस बार आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो बुक है ये बिल्कुल ही थियोरिटिकल है। मींस कि इधर सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज भरे पड़े हैं। आपको हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। ऑब्वियसली 12th बोर्ड से आपका, तो आपको थ्योरी पेपर पे भी काफी फोकस करना है। और ये वाला जो बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इधर काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स भरे पड़े हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक थ्योरी सब्जेक्ट है, तो उधर आप लोग को, हालांकि 12th में इधर भी ध्यान देना है। मैक्सिमम लोगों को इधर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस काफी ज्यादा करंट अफेयर्स से इधर बन जाता है। फाइन। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस बार आपके 5 यूनिट होते हैं। इधर टोटल 5 यूनिट है और इस 5 यूनिट में हर यूनिट के अंदर 2 या 3 चैप्टर्स होते हैं। जैसे कि 5 यूनिट है तो टोटल आपके 12 चैप्टर है। इधर टोटल आपके 12 चैप्टर्स है। मान के चलिए कि आपका जो पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। और नेशनल इनकम के अंदर आपको 3 चैप्टर्स है। इधर आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिर है यूनिट 2। सेकेंड यूनिट में मनी एंड बैंकिंग है। मनी एंड बैंकिंग के अंदर 2 चैप्टर है। तो तीसरा यूनिट है इनकम डिटर्मिनेशन। इनकम डिटर्मिनेशन के अंदर काफी बड़ा यूनिट है ये। इसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं। फिर चौथा यूनिट है बैलेंस। चौथा चैप्टर है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में आपके पास एक चैप्टर है। फिफ्थ यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। तो टोटल इस तरीके से 4, 3, 2, 9, 10, 11, 12। डेट मीन्स कि इधर आपके टोटल 12 चैप्टर्स हैं। और आपको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जाम में 40 मार्क्स के होते हैं। सिमिलरली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी 40 मार्क्स होते हैं। ठीक है। तो इधर आपका 12 चैप्टर्स है। 12 चैप्टर्स में 40 मार्क्स से क्वेश्चंस हैं। और इधर आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 13 चैप्टर्स हैं। इस साल आपको ये सारा कुछ कवर करना है इकोनॉमिक्स में। अच्छा, इकोनॉमिक्स में हम लोग का जो सिलेबस है वो दोनों साथ साथ में चलता रहेगा। दैट मीन्स कि जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमारा चलेगा
नेशनल इनकम के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही ये यूनिट 1 कंप्लीट होगा हम लोग आ जाएंगे फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले बुक पे। फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले बुक में हम लोग 3 चैप्टर्स करेंगे, 3 या 4 चैप्टर करेंगे, और 3-4 चैप्टर करने के बाद फिर वापस से हम लोग आ जाएंगे सेकेंड यूनिट में, मनी एंड बैंकिंग में। फिर मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 3 चैप्टर्स करेंगे। तो इस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों बुक्स हम लोग साथ साथ में कवर करते रहेंगे फॉर होल ईयर। ठीक है, तो आज जो हम लोग को स्टार्ट करना है वो है नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इधर से आपके नेशनल इनकम से 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। फिलहाल स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम। देखिए, नेशनल इनकम से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और एक मार्क का MCQ। ठीक है, तो 10 नंबर आएंगे टोटल नेशनल इनकम से। 6 नंबर, 3 नंबर और 1 नंबर। 6 नंबर न्यूमेरिकल्स के होंगे, और हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाला है वो न्यूमेरिकल पोर्शन ही स्टार्ट करेंगे। नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे विथ न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली। हालांकि पहले कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करते हैं कि उससे रिलेटेड जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स है वो समझ में आ जाए। लेकिन अगर नेशनल इनकम में हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे आते हैं। ठीक है, हालांकि नेशनल इनकम में हम लोग को काफी कुछ डिस्कस करना है, जैसे कि नेशनल इनकम क्या होता है और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, क्या डिफरेंस है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में। काफी डिफरेंस होता है इन चीजों में। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं कि बताइए कोई आइटम है वो नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा। मान के चलिए कि आपने लॉटरी से पैसा कमाया, कहीं आपकी कोई लॉटरी लग गई, तो लॉटरी लगने से आपको काफी इनकम हुआ, तो क्या वो इनकम नेशनल इनकम में ऐड होना चाहिए। दूसरा कि इनकम ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री का इनकम जो वो कमा रहा है फ्रॉम यूएस, मतलब कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के काफी बड़े बिजनेस है, तो उसका कुछ ब्रांच या फिर कुछ बिजनेस यूनिट उसने अमेरिका में लगा के रखा है। तो इनकम ऑफ रिलायंस कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांच इन अमेरिका, तो ये वाला चीज नेशनल इनकम में, इंडिया के नेशनल इनकम में वहां का इनकम ऐड होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल इनकम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है यूएस की, और यूएस कंपनी का ब्रांच, माइक्रोसॉफ्ट का ब्रांच इंडिया में है। तो यहाँ पे इंडिया में जो भी पैसा अर्न कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, तो वो किसका इनकम है, क्या वो इंडिया का नेशनल इनकम है या फिर माइक्रोसॉफ्ट जहां की कंपनी है, मतलब कि अमेरिका, वो अमेरिका का नेशनल इनकम है। इन चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इधर से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि नेशनल इनकम में क्या चीज आएगा और क्या नहीं आएगा, और भी काफी चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल कि फिर हम लोग इधर बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे
नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेशन विथ वेलफेयर, कि नेशनल इनकम के साथ साथ वेलफेयर का क्या रिलेशन है, इन दोनों चीज पे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे और भी काफी डिफरेंस बिटवीन इधर, जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, ट्रांसफर इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है। तो चैप्टर काफी बड़ा है। जैसे कि आपको पता है कि नेशनल इनकम 3 चैप्टर्स से बना है। तो पहला चैप्टर जो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वो सीधा सीधा हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ रहा है। उसके बाद हम लोग इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में कर रहा हूं सीधा सीधा न्यूमेरिकल वाले पार्ट से। नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड है इनकम मेथड, दूसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। ये आपको नोट करते जाना है कि नेशनल इनकम 3 मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। अभी जो हम लोग को स्टार्ट करना है वो इनकम मेथड स्टार्ट करना है। आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे पीडीएफ भेज रखा है। उस पीडीएफ में आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे नेशनल इनकम के, और वो जितने भी क्वेश्चंस है, आई थिंक 50 क्वेश्चन से ज्यादा है उधर। वो सारे क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट मेथड से है। कुछ क्वेश्चन है जो इनकम मेथड के हेल्प से बनेगा, कुछ क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर मेथड से बनेगा, कुछ क्वेश्चन है वैल्यू एडेड मेथड से बनेगा। तो हम लोग को आज डिस्कस करना है इनकम मेथड। स्टार्ट करते हैं हम लोग इनकम मेथड। हेडिंग डालिएगा इनकम मेथड। देखिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करना होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, दैट मीन्स कि जैसे नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड, नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। तो तीनों मेथड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। हर मेथड के अंदर ढेर सारे कंपोनेंट्स है। उन सारे कंपोनेंट्स के हेल्प से नेशनल इनकम निकलता है। जैसे कि इनकम मेथड के भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके कंपोनेंट्स। इनकम मेथड के क्या क्या कंपोनेंट्स है, लिखिएगा कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड के 3 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसको हम लोग शॉर्ट में COE बोलते हैं। दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस, दूसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, इसको हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस बोल सकते हैं, OS। मिक्स्ड इनकम को हम लोग MI, दैट मीन्स मिक्स्ड इनकम। तो इनकम मेथड के 3 कंपोनेंट्स हैं, COE, OS, MI, दैट मीन्स कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। देखिए, ये 3 मेन हेडिंग है।
इन शॉर्ट में आपको बोलूं तो अगर मुझे नेशनल इनकम निकालना है तो नेशनल इनकम अगर मुझे इनकम मेथड से निकालना है तो मैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों कंपोनेंट्स को अगर ऐड कर दूंगा तो मुझे नेशनल इनकम पता चल जाएगा। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कैसे पता चलेगा, तो इसको पता करने का भी दैट मीन्स कि इस हेडिंग कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स है, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर भी काफी सब हेडिंग्स है, फिर मिक्स्ड इनकम के अंदर कोई सब हेडिंग नहीं है, ये अकेला है बस मिक्स्ड इनकम। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, इसके अंदर पहला कॉम्पनसेशन इन कैश, कॉम्पनसेशन इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सब हेडिंग्स है, पहला रेंट, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा रॉयल्टी, चौथा प्रॉफिट। ठीक है, ये चार कंपोनेंट है, मिक्स्ड इनकम अकेला है। हम लोग को समझना क्या है कि अगर आप नेशनल इनकम निकालना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड तो सिंपली आपको तीन कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस पता होना चाहिए, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पता होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपको पता है तो इसका फॉर एग्जांपल की कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मान के चलते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 500 करोड़ है, ऑपरेटिंग सरप्लस 800 करोड़ है और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 300 करोड़ है। राइट, तो ये जो फिगर है ना कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 500 करोड़ है, ऑपरेटिंग सरप्लस 800 करोड़ है, मिक्स्ड इनकम 300 करोड़ है, ये आपको एग्जाम में दिया हुआ होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल कभी कभी आपको कॉम्पनसेशन इन कैश दिया रहेगा, कॉम्पनसेशन इन काइंड दिया रहेगा, इंटरेस्ट दिया रहेगा, रेंट दिया रहेगा, तो इसके जो भी कंपोनेंट्स है इन कंपोनेंट्स का अमाउंट आपको एग्जाम में दिया होगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कन्वीनियंट के लिए, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम इन तीनों का अमाउंट दिया हुआ है। कॉम्पनसेशन 500 करोड़ है, ऑपरेटिंग सरप्लस 800 करोड़ है, मिक्स्ड इनकम 300 करोड़ है। दैट मीन्स कि हमारा नेशनल इनकम कितना हो गया, तो तीनों कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, 500 प्लस 800 प्लस 300, दैट मीन्स कि 1600 करोड़। तो हमारा नेशनल इनकम NI, हमारा नेशनल इनकम 1600 करोड़ हो जाता है। तो काफी सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है कंपोनेंट्स के बारे में। ये इतना भी सिंपल नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली 500 करोड़, 800 करोड़, 300 करोड़ दे दिया गया है, ऐसा दिया हुआ होता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब समझते हैं कि इन सारे के सारे कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। एक्चुअली इनकम मेथड में क्या होता है कि हम लोग को नेशनल इनकम निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम को ऐड करना पड़ता है। जैसे कि इंडिया में लोग कहां से पैसा कमाते हैं, तो लोग पैसा कमाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्स हो सकता है। पहला सोर्स हो सकता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब कि लोग एम्प्लॉय पैसा कमा रहा है, दैट मीन्स कि जो इंसान है वो दूसरे के अंडर काम करके पैसा कमा रहा है, तो वो हो गया सीओई। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है जब लोग अपने प्रॉपर्टी को, जो खुद का प्रॉपर्टी है उसका,
उस प्रॉपर्टी को वो किसी और को दे रहा है यूज करने के लिए। जैसे कि मेरा लैंड है, मेरा खुद का जमीन है, मैंने वो जमीन किसी और को दे दिया यूज करने के लिए, तो वो हर महीने मुझे रेंट पे करेगा। तो जब आप अपना प्रॉपर्टी किसी और को यूज करने देते हो और वो आपको उसके बिहाफ में पेमेंट करता है, तो उसको हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। फिर है एक मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में क्या होता है कि आप पैसा कमा रहे हो, वो मिक्स्ड इनकम टाइप का है, मतलब कि उसमें बहुत कुछ मिक्स्ड है। जैसे कि कोई इंसान खुद का शॉप खोल के पैसा कमा रहा है, तो उसके शॉप में मान के चलते हैं कि वो खुद का है, उसका वो जो जमीन है वो खुद का है, उस अपनी जमीन पे उसने खुद का शॉप बनाया और वो अपना बिजनेस कर रहा है। तो ये इंसान क्या कर रहा है कि खुद का बिजनेस कर रहा है, अपनी जमीन पे कर रहा है, तो उसमें रेंट वाला पार्ट भी है, इंटरेस्ट वाला पार्ट भी है, और कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, लैंड पे रेंट मिल रहा है, और सैलरी भी वो खुद ही उठा रहा है। अच्छा, इस वाले पार्ट को हम लोग अभी अच्छे से समझेंगे कि मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है, ठीक है। हालांकि इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग मिक्स्ड इनकम को पहले अच्छे से समझ लेंगे कि ये मिक्स्ड इनकम होता क्या है, ठीक है। पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड क्या क्या होते हैं। तो तीनों कंपोनेंट्स और तीनों कंपोनेंट्स के अंदर जो ए बी सी करके सब हेडिंग्स हैं, ये सारी चीज को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इन सारे कंपोनेंट्स को और इसके सब हेडिंग्स को अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं एक बात का डिस्क्लेमर पहले देना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है नेशनल इनकम, ये पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मीन्स कि ये जो सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टफेस्ट चैप्टर है नेशनल इनकम, ठीक है। और ये टफेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें काफी न्यूमेरिकल्स है। तो दैट मीन्स कि नेशनल इनकम काफी टफ चैप्टर है, ऐसा मानते हैं लोग। और इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट पार्ट है न्यूमेरिकल वाला पार्ट, और हम लोगों ने डायरेक्टली नेशनल इनकम स्टार्ट किया, और नेशनल इनकम के भी अंदर जो सबसे टफेस्ट पार्ट है, दैट मीन्स की जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, सीधा हम लोग उधर एंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये टफ है या नहीं है वो तो अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे इसमें कुछ भी सबसे फालतू सा ये है, काफी इजी वाला पार्ट मुझे जहां तक लगता है। तो चीजों को काफी ढंग से समझिए, क्योंकि आपको परेशानी आ रही होगी, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे एंटर कर चुके हैं। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया और डायरेक्टली न्यूमेरिकल वाला सेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे पता चलेगा, ठीक है। और नेशनल इनकम कैसे पता करेंगे इनकम मेथड से, तो इनकम मेथड के अंदर 3 कंपोनेंट है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। और इन तीनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद आपको नेशनल इनकम पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने अभी तक यही डिस्कस नहीं किया है कि नेशनल इनकम होता क्या है, या फिर डोमेस्टिक इनकम होता क्या है, या फिर इसके काफी और भी जो कॉन्सेप्ट्स है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, हमने अभी तक उसको डिस्कस नहीं किया है। लेकिन आप भरोसा रखिए कि जो सबसे इजीएस्ट वे है इस चैप्टर को डील करने का, वो मुझे यही तरीका लगता है इस चैप्टर को डील करने का, कि आपको अगर ये चीजें सीखना है, नेशनल इनकम को इजी बनाना है, तो सबसे पहले आप सीधा सीधा नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे आ जाइए। और न्यूमेरिकल्स को सीखने के दौरान आप जब इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, ये तीनों मेथड जब आप कवर कीजिएगा, तो तीनों मेथड को कवर करने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा, काफी चीजें समझ में आ जाएगा। जो आपको आगे पढ़ना है उसके रफ आइडिया आपको अभी ही क्लियर हो जाएंगे, तो आगे उन टफ कॉन्सेप्ट्स को समझना काफी आसान लगेगा।
अगर हम लोग न्यूमेरिकल वाला पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले पार्ट में हम लोग को काफी चीजों पे डिस्कस करना है, हर छोटी से छोटी चीजों पे डिस्कस करना है। तो आगे के ये जो चैप्टर्स है ना, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो काफी इजी हो जाएगा, तो इधर ध्यान दीजिएगा। फाइन, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने देखा कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर 3 सब हेडिंग है। पहला सब हेडिंग है कॉम्पनसेशन इन कैश, दूसरा है कॉम्पनसेशन इन काइंड, और तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। देखिए इनकम मेथड में हम लोग कर क्या रहे हैं, इनकम मेथड में सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम जो एक इंसान का हो सकता है, उन डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम को ऐड कर दे रहे हैं। मान के चलिए कि मुझे इंडिया का नेशनल इनकम निकालना है, तो इंडिया का नेशनल इनकम निकालने के लिए इंडिया के लोग कहां से पैसा कमा रहे हैं, तो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। जैसे कि कुछ लोग रेंट से पैसा कमाते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट से पैसा कमाते हैं, कुछ लोग कॉम्पनसेशन इन कैश या फिर एम्प्लॉइज पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग मिक्स्ड इनकम के सोर्स से पैसा कमा रहे हैं। तो किसी भी देश में इनकम के डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। इनकम मेथड क्या करता है कि जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है उन सारे सोर्स ऑफ इनकम को ऐड करके नेशनल इनकम बताता है। ठीक है, तो इनकम मेथड के अंदर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये 3 पार्ट क्या है, डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है। राइट, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है। पहला सोर्स ऑफ इनकम ये हो सकता है कि एक आदमी इनकम कहां से कमाता है, तो एक आदमी इनकम कमाता है किसी और के अंडर काम करता है। जैसे कि एनटीपीसी है, तो एनटीपीसी लिमिटेड एक कंपनी है और इस कंपनी के अंडर बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के केस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के केस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉयर वो होता है जो दूसरों को काम देता है। एम्प्लॉय कौन होता है, जो दूसरे के अंडर काम करता है। मान के चलते हैं एनटीपीसी में, एनटीपीसी के केस में एम्प्लॉयर कौन है, तो एनटीपीसी के केस में एम्प्लॉयर है एनटीपीसी लिमिटेड, क्योंकि वो दूसरों को काम दे रहा है। एम्प्लॉय कौन है, तो जितने भी लोग एनटीपीसी लिमिटेड में काम कर रहे हैं, इस कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी पोजीशन पे काम कर रहे हो, वो क्या है, एनटीपीसी का एम्प्लॉय है। तो पहला तरीका है पैसे कमाने का, या फिर पहला सोर्स ऑफ इनकम है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब कि बहुत सारे लोग किसी और के अंडर काम करते हैं और उसके बिहाफ में उसको उसका एम्प्लॉयर सैलरी देता है। तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है और काफी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है किसी भी कंट्री में, कि मैक्सिमम लोग पैसा कहां से कमाते हैं, तो दूसरे के अंडर काम करते हैं और उनसे और उसका एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड करता है। तो देखिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब आपको समझ में आ गया है कि जब हम लोग दूसरे के अंडर काम करते हैं और हमारा एम्प्लॉयर हमको सैलरी प्रोवाइड कर रहा है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर 3 सब हेडिंग है, कॉम्पनसेशन इन कैश, कॉम्पनसेशन इन काइंड और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। बात करते हैं कॉम्पनसेशन इन कैश। ये कॉम्पनसेशन इन कैश क्या होता है, देखिए जब हम लोग किसी के अंडर काम करते हैं तो वो एम्प्लॉयर हमें पेमेंट कैसे करता है, एम्प्लॉयर हमें पेमेंट करता है कैश में, राइट। तो इसी को कहते हैं कॉम्पनसेशन इन कैश। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमें कैश में ही पेमेंट करे, और भी तरीके होते हैं पेमेंट करने के। अगर कैश को छोड़ के किसी और तरीके से पेमेंट किया जा रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन इन काइंड, राइट। हम लोग को समझना क्या है कि कॉम्पनसेशन इन कैश और कॉम्पनसेशन इन काइंड में डिफरेंस क्या है। कॉम्पनसेशन इन कैश का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय को काम करने के बदले क्या मिल रहा है, तो एग्जांपल सैलरी मिल रहा है, वेजेस, सैलरी मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, या फिर बोनस कैश में। तो ये सब चीज अगर मिल रहा है,
सैलरी मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कॉम्पनसेशन इन कैश। कॉम्पनसेशन इन कैश, आपको ये चीज लिखते जाना है कि कॉम्पनसेशन इन कैश के अंदर क्या क्या चीज आ जाता है। तो सैलरी, वेजेस और बोनस, ये 3 चीज आता है। ठीक है, तो और भी तरीके होते हैं पेमेंट करने के कि एम्प्लॉयर आपको पेमेंट कर सकता है इन काइंड। देखिए, इन काइंड पेमेंट होता है। अगर आप रूरल एरियाज में जाओगे तो रूरल एरियाज में क्या होता है, जब फसल काटने का टाइम आता है तो जितने भी लोग फसल काट रहे हैं तो उनका जो एम्प्लॉयर होता है, जो लैंडलॉर्ड है, जो फसल की कटाई करवा रहा है, वो क्या करता है, फसल काटने के बाद मजदूर को पेमेंट कर रहा है नॉट इन कैश। वो क्या करता है ना कि मजदूरों को धान दे देता है कि हाँ तुम इतना, या फिर 5 केजी धान या फिर 10 केजी, जो भी, अगर चावल की कटाई हो रही है तो जो चावल का फसल उन लोगों ने काटा है तो वेजेस के फॉर्म में उन मजदूरों को पेमेंट के फॉर्म में उनको कैश में पेमेंट नहीं किया जाता है, उनको चावल दे दिया गया। या फिर गेहूं की कटाई हो रही है तो गेहूं जितना भी फसल कट के तैयार हुआ उसमें थोड़ा थोड़ा गेहूं मजदूरों को दे दिया इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट, राइट। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन हाँ रूरल एरियाज में अभी भी ऐसा होता है जहां पे पेमेंट किया जाता है इन द फॉर्म, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ काइंड। काइंड का मतलब होता है कि अगर आपको पेमेंट कैश में नहीं दिया जा रहा है, तो कैश में अगर पेमेंट नहीं दिया जा रहा है तो कैश को छोड़ के अगर किसी भी फॉर्म में पेमेंट किया जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कॉम्पनसेशन इन काइंड। कैश को छोड़ के अगर किसी और फॉर्म में पेमेंट किया जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कॉम्पनसेशन इन काइंड। कॉम्पनसेशन इन काइंड का एग्जाम्पल और भी है। काफी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जहां पे कैश में भी पेमेंट किया जाता है, काइंड में भी पेमेंट किया जाता है। जैसे कि एनटीपीसी में भी कैश में पेमेंट किया जाता है, उनको सैलरी दिया जाता है, वेजेस दिया जाता है, उनके बैंक अकाउंट में पैसे मिल जाते हैं, तो दैट इज कॉम्पनसेशन इन कैश। लेकिन एनटीपीसी एम्प्लॉइज को और भी चीजें मिलती है, जैसे कि उनको क्या मिल रहा है, उनको फ्री में क्वार्टर मिल रहा है, राइट। क्वार्टर फैसिलिटीज दिया जा रहा है, उनको साल में कहीं घूमने फिरने के लिए ट्रिप उनके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उनके बच्चों को का जो भी स्कूल फीस है वो 50% एनटीपीसी प्रोवाइड करती है। एनटीपीसी आपको खाने पीने की चीजें जो न्यूट्रिशियस है, जैसे कि इस टाइप का कुछ भी होता है तो वो देती है, डिफरेंट इंसेंटिव्स देती है, जैसे कि सोडेक्सो कूपन। तो सोडेक्सो कूपन दिया जा रहा है कि आप कहीं पे भी ग्रोसरी शॉप में अगर कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हो तो वो सोडेक्सो कूपन आप यूज कर सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एनटीपीसी ने कैश में तो पेमेंट किया ही, एनटीपीसी ने कैश में पेमेंट किया है, मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में मान के चलते हैं 50,000 रुपीज आपको महीने का मिल गया, तो वो क्या है, कॉम्पनसेशन इन कैश है। लेकिन कॉम्पनसेशन इन काइंड का मतलब क्या है कि कैश में ना देके किसी और फॉर्म में दिया गया है। जैसे कि आपको रहने के लिए क्वार्टर दे दिया गया है। अच्छा, अगर आपको रहने के लिए क्वार्टर दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि क्वार्टर फ्री में दिया गया है, बस उस एनटीपीसी ने क्या किया कि जितना क्वार्टर का रेंट होना चाहिए वो आपकी सैलरी से काट लिया गया। जैसे कि अगर आपका सैलरी बनता है 70,000 तो वो क्या कर रहा है कि 20,000 रुपया क्वार्टर का काट ले रहा है एज ए रेंट, और आपको हाथ में जो पेमेंट दे रहा है वो है 50,000। तो देखो, कैश का मतलब होता है कि आपको कैश में कितना पेमेंट मिल रहा है, कैश में आपको कितना पेमेंट मिला, 50,000। कॉम्पनसेशन इन काइंड का मतलब होता है कैश में ना देके उसके बदले कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करना या फिर कुछ और आपको प्रोवाइड कर देना। जैसे कि आपको क्वार्टर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिनके पास कार है, जिनके पास बाइक है, एनटीपीसी उसको फ्री में पेट्रोल और डीजल प्रोवाइड करती है। तो क्या ये फ्री में जो पेट्रोल और डीजल प्रोवाइड किया जा रहा है एनटीपीसी एम्प्लॉइज को, क्या ये कॉम्पनसेशन इन कैश में आएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैश में पेमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे कैश में पेमेंट ना करके कुछ सामान दे दिया जा रहा है एम्प्लॉइज को, तो दैट इज कॉम्पनसेशन इन काइंड। तो जब भी हम लोग बात करेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में सब कुछ आ जाएगा। जो भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है वो सारा कुछ आ जाएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, चाहे वो पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश हो, चाहे वो पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ काइंड हो।
मतलब कैश को छोड़ के भी अगर किसी और फॉर्म में पेमेंट किया जा रहा है तो वो भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आता है। इसीलिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के 3 पार्ट है। पहला है कॉम्पनसेशन इन कैश, कॉम्पनसेशन इन काइंड, तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, अच्छा आप लोग इसका एग्जांपल भी लिख लेना कि फ्री कॉम्पनसेशन इन काइंड का एग्जांपल क्या हो जाएगा। कॉम्पनसेशन इन काइंड का एग्जांपल हो जाएगा एकोमोडेशन फैसिलिटी, जैसे कि क्वार्टर फैसिलिटी, फ्री में आपको ट्रिप प्रोवाइड किया जा रहा है, कहीं घूमने फिरने के लिए भेजा जा रहा है, आपके बच्चों के फीस पे किए जा रहे हैं, या फिर आपको कुछ डीजल या पेट्रोल फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये सारा चीज कॉम्पनसेशन इन काइंड में आ जाएगा। और आपने एक और एग्जांपल देखा था कि अगर रूरल एरिया में जनरली जो पेमेंट होता है वो कैश में पेमेंट नहीं होता है, काइंड में पेमेंट होता है। मतलब कि जो भी लैंडलॉर्ड है वो मजदूरों को पेमेंट करता है, कुछ फसल दे देता है, उनको फसल दे के पेमेंट करता है, तो वो भी काइंड हो जाता है। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, हम लोग कॉम्पनसेशन हर जगह देख रहे हैं। कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्पनसेशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो पेमेंट कर रहा है, वो कुछ भी जो भी पेमेंट कर रहा है उसको हम लोग कॉम्पनसेशन कहते हैं। मतलब जो भी पेमेंट किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो काइंड में हो, या कुछ भी हो, जो भी चीज एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है उसको हम लोग कॉम्पनसेशन कहते हैं। तो कॉम्पनसेशन इन कैश भी हो सकता है, कॉम्पनसेशन इन काइंड भी हो सकता है। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या देता है? तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल लिखिएगा, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड, ठीक है, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड, इंश्योरेंस, तो ये एग्जांपल हो गया सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि कोई भी इंसान जब किसी और के अंडर काम करता है तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसको रिटायर कर दिया जाता है। मान के चलो कि मान के चलो एनटीपीसी के एम्प्लॉयज एनटीपीसी में काम कर रहे हैं, तो एक एज आने पे, मान के चलते आफ्टर 50 ईयर्स, अगर किसी एम्प्लॉय का 60 साल हो चुका है, 50 ईयर्स हो चुका है, तो उसके बाद ना उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, रिटायरमेंट के टाइम क्या होता है कि एनटीपीसी अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन का पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा, ग्रेचुइटी फंड का पैसा, इंश्योरेंस फंड का, ये सब बोल बोल के ना काफी पैसा देता है। दैट मींस कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई रिटायर करता है तो रिटायर करने के टाइम पे उसका एम्प्लॉयर या फिर वो कंपनी अपने एम्प्लॉय को 50 लाख, 60 लाख, और बड़े बड़े पोस्ट में तो ऐसा होता है कि 2-2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ से ज्यादा भी एज ए सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। तो ये जो पेमेंट होता है, जिस टाइम पे कोई एम्प्लॉय रिटायर कर रहा है, तो रिटायर करने के टाइम पे जो पेमेंट, एक लंपसम अमाउंट क्या होता है, इकट्ठा एक बार में बहुत सारा पेमेंट, एक बार में बहुत बड़ा पेमेंट कर रहा है। एक जैसे कि 1 करोड़ का पेमेंट कर रहा है, 50 लाख का, 60 लाख का पेमेंट कर रहा है, तो ये पेमेंट क्या बोल के करता है? ये पेंशन फंड का पैसा होता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है, ग्रेचुइटी फंड का पैसा होता है, कुछ इंश्योरेंस फंड का पैसा होता है। तो ये सारा पैसा जमा करके एक बार में एम्प्लॉयज को दे दिया जाता है रिटायरमेंट के टाइम पे। तो ये जो पेमेंट है ये कौन कर रहा है? ये पेमेंट भी एम्प्लॉयर कर रहा है अपने एम्प्लॉय को। तो ये भी चीज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंडर आ जाता है। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या आ गया? कॉम्पनसेशन इन कैश, कॉम्पनसेशन इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। मान के चलिए कि आपको एग्जाम में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पता करना है, क्योंकि इनकम मेथड से अगर आप नेशनल इनकम निकालना चाहते हो तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम तीनों को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो पता नहीं है, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर आपको नहीं पता है तो आपको शायद ये सारे कॉम्पोनेंट्स
का अमाउंट दिया हुआ रहेगा, आपको इन चीजों को ऐड करके कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पता करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब हम लोग आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, राइट। ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सरप्लस भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। लोग पैसा कैसे कमाते हैं? तो लोग पैसा कमाते हैं दूसरे के अंडर में काम करके, जिसको हम लोग कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहते हैं। जब लोग दूसरे के अंडर काम करते हैं तो उनको सैलरी मिलता है या फिर और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। और भी लोग पैसा कैसे कमाते हैं? तो और भी एक तरीका है पैसा कमाने का। लोग क्या करते हैं, अपना खुद का प्रॉपर्टी दूसरे को यूज करने के लिए देते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में वही सारी चीजें आ जाती है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना खुद का प्रॉपर्टी किसी और को दे रहे हैं यूज करने के लिए, और उसके बिहाफ में उससे पेमेंट ले रहे हैं। मान के चलिए किसी इंसान का खुद का जमीन है और वो जमीन वो दूसरे को रेंट पे देता है, तो वो जमीन है किसका? मेरा। मैंने वो जमीन किसको दे दिया? किसी थर्ड पर्सन को दे दिया यूज करने के लिए। तो क्या मैं उसको फ्री में दूंगा यूज करने के लिए? बिल्कुल नहीं। मैं उससे क्या करूंगा, हर महीने के एंड में उससे पेमेंट लूंगा, क्योंकि वो मेरा प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, उसका ओनर मैं हूं, लेकिन यूज कर रहा है उस प्रॉपर्टी को कोई और, तो वो मुझे उसके बदले पेमेंट करेगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर वो सारा चीज आ जाता है। जैसे कि रेंट। रेंट का मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल कि घर मेरा है, अपने घर का सेकेंड फ्लोर में मैंने किसी और को रहने के लिए दे दिया है, तो वो लोग मुझे हर महीने रेंट दे रहे हैं। तो प्रॉपर्टी किसका है? मेरा। यूज कर रहा है कोई और वो मुझे क्या दे रहा है? रेंट। तो ये कहाँ आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस में। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब समझ में आ रहा होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है जब आपका प्रॉपर्टी कोई और यूज कर रहा है तो उसके लिए वो आपको पेमेंट करता है, और वो उस टाइप के पेमेंट को हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रखते हैं। और ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है कि कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो रेंट से पैसा कमाते हैं, उनका हर महीने उनको रेंट से काफी पैसा मिलता है, और ये उनका एक सोर्स ऑफ इनकम है। और क्या सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका खुद का अमाउंट, मान के चलो कि आपके पास, जैसे कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो आप अपना 1 करोड़ रुपए को क्या कर रहे हो, किसी और को दे रहे हो। किसी को अगर कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, उसको जरूरत है, तो मैंने क्या किया, अपना पैसा उसको दे दिया, तो वो उस पैसों को जो यूज कर रहा है ना, उसके बदले मुझे ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। इसका मतलब अब जो वो मुझे पैसा देगा, तो मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मैंने उसको 1 करोड़ रुपए दिया, तो वो 1 करोड़ रुपए तो मुझे देगा ही, लेकिन साथ साथ में मुझे हर साल या फिर हर महीने वो मुझे इंटरेस्ट पे करेगा। प्रॉपर्टी किसका है? पैसा किसका है? मेरा है। कितना? 1 करोड़। मैंने किसको यूज करने दे दिया? किसी और को। वो मुझे क्या देगा? उस पर इंटरेस्ट। तो मेरे प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है और उसके बदले मुझे पैसा दे रहा है, तो इंटरेस्ट। ये भी क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर क्या होता है कि जैसे कुछ लोग इंटरेस्ट और भी क्या करते हैं कि बैंक में पैसा रख देते हैं। मान के चलो कि 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ रुपए क्या किया उसने? बैंक में रख दिया। बैंक उसको 10% का इंटरेस्ट दे रही है, तो 1 करोड़ का 10% कितना हो गया? 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से, तो ये क्या है? मेरा इनकम है। मैं कितना कमा रहा हूं? 10 लाख रुपए। कहां से कमा रहा हूं? इंटरेस्ट से कमा रहा हूं। कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने उसको 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट रखा हुआ है, तो हर साल मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। देखिए रॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि लोग, जैसे कि कोई भी बुक होता है, तो उस बुक के राइटर ने क्या किया? अपना एक कंटेंट बनाया, अपना बुक लिखा। उस बुक का ओनर कौन है? किसने लिखा है वो बुक? वो बुक लिखा है किसने? तो मान के चलते अकाउंट्स का बुक किसने लिखा है? डीके गोयल ने लिखा है। अगर वो बुक डीके गोयल ने लिखा है, तो उसका ओनर और उसमें जो भी चीजें लिखी हुई है, वो सारा का कॉपीराइट किसके पास है? वो सारे चीजों का कॉपीराइट है डीके गोयल के पास। लेकिन डीके गोयल क्या कर रहा है? उस बुक को छाप के कमाई कर रहा है। दैट मीन्स कि वो बुक को छाप के सारे कंट्री में बेच रहा है। तो क्योंकि लोग उसका लिखा हुआ बुक पढ़ रहे हैं, तो डीके गोयल को हर बुक के बिकने पे, कोई भी बुक अगर बिकेगा, तो उस बुक के बिकने पे कुछ सर्टेन परसेंटेज एज ए रॉयल्टी मिलता है,
राइट। तो रॉयल्टी और भी केसेस में होता है। रॉयल्टी कोल माइंस, जो भी कोयले का खदान होता है, तो उसके केस में भी रॉयल्टी कमाते हैं लोग, क्योंकि कोयले का खदान में क्या होता है कि 5 साल के लिए कोई कोल माइंस आपको दे दिया जाता है। मान के चलो कि टेंडर निकलता है, टेंडर निकला, आपने टेंडर भरा 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए में आपको वो जो कोल, आपने गवर्नमेंट को कितना दिया, 10 लाख रुपए दिया। कोल माइंस अब 5 साल के लिए आपका हो गया, राइट। तो अब आप हर साल कोल माइंस से कितना कमा रहे हो, मान के चल रहे आपने 3 लाख कमाया, 4 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, तो आपने गवर्नमेंट को दिया 10 लाख और आपने 5 साल में कोल माइंस से कमाया कितना, तो मान के चलते आपने कमाया 18 लाख, तो 6 लाख एक्स्ट्रा कमाया आपने। इस टाइप के इनकम को भी रॉयल्टी बोलते हैं। तो रॉयल्टी होता क्या है, कोल माइंस के केस में जो आप पैसा कमा रहे हो दैट इज रॉयल्टी। या फिर बुक, जो भी बुक्स होते हैं उन बुक्स के राइटर, एक्चुअली वो बुक को पब्लिश कोई और करता है। एक होता है पब्लिशर, एक होता है राइटर। राइटर क्या करता है, बुक को लिख देता है और बुक लिखने के बाद उस बुक को दे देता है पब्लिशर को। पब्लिशर क्या करता है, उस बुक को छापता है और मार्केट में बेचता है, और मार्केट में बेच के जो भी पैसा कमाता है उसका सर्टेन परसेंटेज दे देता है राइटर को। तो राइटर को जो पैसा मिलता है उसको हम लोग रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट पे। इसके एग्जांपल को मैंने डिलीट कर दिया। हम लोग आते हैं प्रॉफिट में। अच्छा, ये प्रॉफिट जैसे कि ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 कंपोनेंट्स हैं, दैट मींस कि ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 4 सब हेडिंग है। एक है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर वो है प्रॉफिट। तो हम लोग प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट में क्या है ना कि काफी बार एग्जाम्स में प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि ऑपरेटिंग सरप्लस आपको डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, या फिर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, तो आप क्या करोगे, सीओई अगर आपको डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है तो आप कॉम्पनसेशन इन कैश, कॉम्पनसेशन इन काइंड और सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, इन तीनों को ऐड करोगे, सीओई पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हो तो वहां पे ध्यान रखना है कि सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर ही होना चाहिए, एम्प्लॉयर होना चाहिए। अगर यहाँ पे एम्प्लॉई है तो इसको हम लोग को ऐड नहीं करना है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालने के लिए। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालने के लिए आपको सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर होना चाहिए, एम्प्लॉयर होना चाहिए, एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए। देन ऑपरेटिंग सरप्लस में अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट, ये 4 चीज को ऐड करके आप ऑपरेटिंग सरप्लस पता कर लोगे। एग्जाम्स में प्रॉफिट डायरेक्टली काफी बार दिया हुआ नहीं होता है, तो अगर आपको प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो इसके भी काफी सब हेडिंग्स हैं, तो उनको ऐड करके आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स क्या क्या है। प्रॉफिट में पहला है डिविडेंड, प्रॉफिट के अंदर दूसरा है रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग और तीसरा है कॉर्पोरेट टैक्स। फाइन। तो अगर आपको एग्जाम में प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग और कॉर्पोरेट टैक्स, ये चीजें इसका मतलब आपको एग्जाम्स में दिया हुआ होगा, तो आपको डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड करके प्रॉफिट निकाल लेना है। मान लीजिए कि
रिटेन्ड अर्निंग के जगह पे कुछ और भी हो सकता है। रिटेन्ड अर्निंग के जगह पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग का दूसरा नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इस कभी कभी एग्जाम्स में कॉर्पोरेट सेविंग, कॉर्पोरेट सेविंग, कॉर्पोरेट सेविंग, ये भी हो सकता है। इसका मतलब कि प्रॉफिट अगर डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है तो ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालेंगे? तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग और कॉर्पोरेट टैक्स, इन तीनों को ऐड करके प्रॉफिट पता चलेगा। रिटेन्ड अर्निंग के और भी नाम है। रिटेन्ड अर्निंग का दूसरा नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और भी एक नाम है कॉर्पोरेट सेविंग। तो इन तीनों में से कुछ भी रहे, दैट मीन्स कि आपको समझ जाना है कि वो रिटेन्ड अर्निंग है। ठीक है, तो आपका कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज कंप्लीट हो गया है और ऑपरेटिंग सरप्लस कंप्लीट है। अब आते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पे। ठीक है, तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको समझना है कि मैं इधर का पार्ट हटा देता हूं ताकि मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड समझा सकूं। तो प्लीज आप इसको पहले कंप्लीट कर लो। देखिए, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या है कि इसको हम लोग मिक्स्ड इनकम क्यों बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम क्यों है? देखिए, जब भी कोई इंसान खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड करता है, दैट मीन्स कि वो किसी और के अंडर काम नहीं कर रहा है, वो खुद से खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहा है, तो उसका जो इनकम होता है ना, वो जनरली मिक्स्ड इनकम हो जाता है। मैं उसका एक एग्जाम्पल देता हूं। मान के चलते हैं कि एक शॉपकीपर है, इसका नाम है मिस्टर ए। ठीक है, ये मिस्टर ए है और ये इसका शॉप है ABC। ठीक है, ये उसके शॉप का नाम है। तो यहां पे क्या है कि मिस्टर ए ओनर है, ये इसका खुद का शॉप है। तो देखिए, अगर कोई भी बिजनेस हम लोग करते हैं ना, तो उस बिजनेस में का अपना खर्चा होता है। क्या क्या खर्चा होता है बिजनेस में? रेंट का खर्चा होता है, हमें रेंट देना होता है। और क्या देना होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना पड़ता है? जिससे हमने इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ये दुकान खोलने के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पूंजी चाहिए था, कैपिटल चाहिए था। तो कैपिटल कहां से लाए? तो हमने बैंक से लोन ले लिया। तो उस बैंक से जो लोन लिया है उसको हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो काफी खर्चे होते हैं, रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, सैलरी होता है, हमें सैलरी भी देना पड़ता है क्योंकि मिस्टर ए अपना दुकान चलाता है। तो इस दुकान पे काम करने के लिए कोई ना कोई स्टाफ रखता है, तो उस स्टाफ को वो क्या देगा? सैलरी देगा। तो काफी खर्चा होता है कोई भी बिजनेस में। रेंट पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, सैलरी पे करना पड़ता है। रेंट किस पे करना पड़ता है? क्योंकि ये जो जमीन है जहां पे इसने बिजनेस स्टार्ट किया, ये जमीन इसके खुद का नहीं है। तो ये जिसके जमीन पे काम कर रहा है, अपना दुकान चला रहा है, उस जमीन के ओनर को रेंट देगा। ये इंटरेस्ट किसको देगा? बैंक को देगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए था जो इसने बैंक से लिया था। इस दुकान पे काम करने के लिए इसने स्टाफ रखा हुआ है जिसको वो सैलरी देता है। तो इस तरीके से एक बिजनेस होता है। चलो मान के चल देखते हैं, काफी जगह आप देखते होंगे कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है ना, वो कभी कभी क्या होगा, मान के चलते इस केस में क्या है कि मिस्टर ए ने जो दुकान खोला है, जो शॉप खोला है, ये शॉप का जो जमीन है, जो रेंट, जो स्पेस है जहां पे इसने अपना दुकान खोला है, ये इसके खुद का है। ये जो जमीन है जहां पे इसने दुकान खोला है, ये इसके खुद का है। तो क्या
मिस्टर ए को रेंट देना पड़ेगा? हाँ, एक्चुअली देखो बिजनेस हो रहा है तो रेंट का खर्चा तो है, लेकिन ये रेंट का खर्चा मिस्टर ए किसी और को पे नहीं करेगा, ये रेंट का खर्चा मिस्टर ए को ही मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिस्टर ए का खुद का जमीन है तो बिजनेस में रेंट तो लग रहा है, लेकिन ये रेंट का जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं पे कर रहा है। ये बिजनेस में मिस्टर ए का खुद का जमीन है तो रेंट का पैसा कौन ले रहा है? खुद ही मिस्टर ए रख लेगा। इंटरेस्ट, हो सकता है कि मिस्टर ए ने कोई पैसा बैंक से लोन के फॉर्म में नहीं लिया होगा, क्योंकि इसके पास खुद का 10 लाख रुपया था, इसके पास खुद का 10 लाख रुपया था, ओन्ड फंड, मतलब खुद का 10 लाख रुपया था। तो अगर इसके पास खुद का 10 लाख रुपया था तो क्या ये बैंक से लोन लेगा? नहीं लेगा। तो यहां पे बिजनेस में पैसा तो इन्वेस्ट किया गया है, तो जहां से भी पैसा आया है उसको इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए। तो पैसा कहां से आया है? पैसा मिस्टर ए का खुद का है, तो इंटरेस्ट भी किसको मिलेगा? मिस्टर ए को मिलेगा। सैलरी, सैलरी किसको पे करते हैं? जो इस दुकान में काम कर रहा है। मान के चलते हैं कि मिस्टर ए ने दुकान पे काम करने के लिए किसी स्टाफ को नहीं रखा, ये सारा कुछ खुद मैनेज करता है। मिस्टर ए दुकान में काम करने के लिए कोई स्टाफ नहीं रखता है, ये सारा कुछ खुद मैनेज करता है। अगर ये खुद मैनेज कर रहा है तो सैलरी भी कौन ले रहा है? मिस्टर ए। इसका मतलब जब भी एक इंसान खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड करता है तो उसको डिफरेंट टाइप्स के इनकम मिलते हैं, जैसे कि रेंट भी मिल रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है, सैलरी भी मिल रहा है। रेंट क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसके खुद का जमीन है। इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसने पैसा बैंक से नहीं लिया है, इसके पास खुद का 10 लाख रुपए था, तो पैसा किसने लगाया बिजनेस में? इसने खुद का पैसा लगाया, तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? मिस्टर ए को ही मिलेगा। सैलरी किसको मिल रहा है? मिस्टर ए को। क्यों? क्योंकि इसने किसी और को काम पे नहीं रखा है, दुकान का सारा काम ये खुद मैनेज कर रहा है। तो इसका मतलब मिस्टर ए को जो भी इनकम हो रहा है, मिस्टर ए को जो भी इनकम हो रहा है, उस इनकम में रेंट भी है, इंटरेस्ट भी है, सैलरी भी है। सैलरी क्या होता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेंट इंटरेस्ट क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इसका मतलब ये एक टाइप का क्या कमा रहा है? मिक्स्ड इनकम कमा रहा है। ये क्या कमा रहा है? मिक्स्ड इनकम कमा रहा है। ठीक है, और साथ में ये प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो बहुत सारा कुछ कमा रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि रेंट भी इसी को जा रहा है, इंटरेस्ट यही जा रहा है, सैलरी यही ले रहा है, प्रॉफिट यही ले रहा है। तो जब आदमी खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड करता है तो उसको मिक्स्ड इनकम मिलता है, तो दिस इज मिक्स्ड इनकम। तो फाइन, तो सारा कुछ समझ में आ गया है कि इनकम मेथड के सारे कंपोनेंट्स, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो इनकम मेथड के सारे कंपोनेंट्स खत्म हो चुके हैं और इनकम मेथड भी खत्म हो चुका है। बस अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे पता चलता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हम लोग डायरेक्टली इस पॉइंट पे आते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। मान के चलिए एग्जाम में आपको दिया हुआ है, लिखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम, ये लिखा हुआ है। अभी नेशनल इनकम निकालना है तो नीचे बहुत सारा कंपोनेंट दिया हुआ रहेगा, जैसे कि लिखा हुआ है कॉम्पनसेशन इन कैश 200 करोड़। एक्चुअली यहाँ पे जो भी फिगर है ना वो सारे का सारा फिगर करोड़ में है, इन करोड़। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन इन कैश कितना है? 200। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर कितना है? 100। ठीक है, दैट मीन्स 100 करोड़।
तो और क्या दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है रेंट, और आपको दिया हुआ है रॉयल्टी, और आपको दिया हुआ है प्रॉफिट, और आपको दिया हुआ है रेंट, दिया हुआ है आपको 200, रॉयल्टी 300, प्रॉफिट दिया हुआ है 600, मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है 1200। ठीक है, तो मान के चलते हैं ये सारा चीज आपको एग्जाम में दिया हुआ है कि कॉम्पनसेशन इन कैश है 200, सोशल सेक्रेटरी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर है 100, और रेंट है 200, रॉयल्टी है 300, प्रॉफिट है 600, मिक्स्ड इनकम है 1200। और आपको क्वेश्चन में बोला कि कैलकुलेट नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम निकालते हैं। तो कैसे निकलता है नेशनल इनकम? विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। तो यहां पे क्या करना होता है, हम लोग को 3 चीज को ऐड करना होता है। पहला, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन 3 चीज को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को इनकम मेथड का फॉर्मूला यही है कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो चलिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे पता चलता है? तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर 3 चीज आ जाता है। क्या यहाँ पे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर 3 चीज आता है, कॉम्पनसेशन इन कैश, कॉम्पनसेशन इन काइंड, सोशल सेक्रेटरी कंट्रीब्यूशन। देखते हैं उसके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं कि नहीं। तो कॉम्पनसेशन इन कैश दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 200, तो 200। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, कॉम्पनसेशन इन कैश ना देके यहाँ पे क्या लिखते हैं ये लोग, कॉम्पनसेशन इन कैश नहीं होगा, यहाँ पे लिख देंगे सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस। तो आपको ध्यान रखना है कि सैलरी एंड वेजेस क्या है। तो आपको एग्जांपल में लिखवाया था मैंने कि कॉम्पनसेशन इन कैश का एग्जांपल क्या है, तो सैलरी, वेजेस, बोनस, ये सारा। तो अगर आपको सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है 200, तो समझ जाइए कि सैलरी एंड वेजेस और कुछ नहीं बल्कि ये कॉम्पनसेशन इन कैश है। ठीक है, अगर सैलरी एंड वेजेस है तो एग्जाम में जनरली सैलरी एंड वेजेस रहता है। तो हम लोग को नेशनल इनकम निकालना है विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। तो सबसे पहला कंपोनेंट है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो हम उसके सब कंपोनेंट या फिर सब हेडिंग्स पे जाएंगे। 3 पार्ट होता है, कॉम्पनसेशन इन कैश, कॉम्पनसेशन इन काइंड, सोशल सेक्रेटरी कंट्रीब्यूशन। कॉम्पनसेशन इन कैश डायरेक्टली न देखे, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है तो 200, तो 200। फिर कॉम्पनसेशन इन काइंड, तो कॉम्पनसेशन इन काइंड दिया है क्या? नहीं दिया है, तो उसको इग्नोर कीजिए। तीसरा है सोशल सेक्रेटरी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। मैंने कहा था कि ध्यान रखिएगा यहाँ पे एम्प्लॉयर होना चाहिए और यहाँ पे एम्प्लॉयर है भी, तो ठीक है हम लोग इसको लिख लेंगे 200 प्लस 100। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कंप्लीट हो गया। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, उसके 3 कॉम्पोनेंट होते हैं जिसमें से एक कॉम्पोनेंट नहीं दिया हुआ है, उसको इग्नोर करेंगे। जो 2 कॉम्पोनेंट दिया है उन दोनों को ऐड करके कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पता चल गया। अब आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, उसके कॉम्पोनेंट्स है जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। तो देखिए रेंट दिया हुआ है, ऐड कर लेते हैं 200। इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, इग्नोर करते हैं। रॉयल्टी 300 है तो 300। प्रॉफिट, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट डायरेक्टली दे दिया है और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ हो तो क्या करना है, तो कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग और डिविडेंड, इन तीनों को ऐड करके पता कर लेना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट डायरेक्टली दिया है, कितना है? 600। तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस पता चल गया, सीओई पता चल गया है। ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 चीज आ गए हैं। मिक्स्ड इनकम डायरेक्टली दिया हुआ है तो डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए इनकम मेथड के हेल्प से नेशनल इनकम कैसे निकलता है, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को ऐड करके। सीओई यहाँ पे उसके सब कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी और प्रॉफिट को ऐड कर दिया, मिक्स्ड इनकम में 1200 ऐड कर दिया। कितना हो गया? 300 सीओई
1100, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम 1200। तो हमारा आंसर आ गया 2600, बेसिकली 2600 करोड़। तो नेशनल इनकम 2600 करोड़ हम लोग कह सकते हैं कि हाँ 2600 करोड़ ये हम लोग का नेशनल इनकम आ गया। तो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि ये इनकम मेथड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसके हेल्प से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। तो एग्जाम में आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए हुए होंगे, आपको उनको यूज करना है। जैसे यहाँ पे 6 कंपोनेंट दिया हुआ था और इनको यूज करके आपको इनकम मेथड के हेल्प से नेशनल इनकम निकालना था। तो अभी तक में आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि नेशनल इनकम में कुछ नहीं है, बस आपको कंपोनेंट याद रखना है। वो जो आपको मैंने वो चार्ट बनवाया था जहाँ पे इनकम मेथड के 3 कंपोनेंट्स, फिर उसके अंदर क्या क्या चीज आता है, वो पूरा का पूरा चार्ट आपको याद करना है ताकि आपका इनकम मेथड समझ में आ सके आपको। पर देखिए अभी जो हम लोगों ने आज के क्लास में किया है ना, वो एक अधूरा कॉन्सेप्ट है। अभी भी इसमें काफी चीज आना बाकी है। एक्चुअली हम लोग ये जो 2600 करोड़ है ना, ये नेशनल इनकम आप बोल रहे हो कि ये नेशनल इनकम है, लेकिन नहीं, ये नेशनल इनकम नहीं है। ये जो 2600 करोड़ है ना, ये अभी एनडीपीएफसी, ये एनडीपीएफसी 2600 करोड़ है, ये नेशनल इनकम नहीं है। अभी ये एनडीपीएफसी क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे कि एनडीपीएफसी क्या है। नेशनल इनकम का एक एग्रीगेट है एनडीपीएफसी, हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इनकम मेथड के डिफरेंट कंपोनेंट के हेल्प से हम लोगों ने निकाला क्या है, कितना होना चाहिए इनकम मेथड के हेल्प से 2600 करोड़ आंसर होना चाहिए। ये जो 2600 करोड़ आंसर आया है ये क्या है, ये एनडीपीएफसी है। और एनडीपीएफसी क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ये इनकम मेथड में अब हम लोग को कुछ नहीं पढ़ना है, बस यहां तक इनकम मेथड कंप्लीट है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।